प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को बहुत डिटेल में कवर किया। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, और ये दोनों पार्ट्स यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका समझना। जो लोग नहीं समझते जाहिर बात है उनके बहुत प्रॉब्लम होती है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि डिफरेंशिएशन से हमें मिलता क्या है, किसी भी ग्राफ का स्लोप, यानी अगर y वर्सेस x ग्राफ है तो उसका स्लोप मिलता है, और उस स्लोप का मीनिंग जो है फिजिक्स में वो बदलता जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी ग्राफ कि किसके बीच आपने ग्राफ ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि अगर ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ अगर है राइट, इसके स्लोप से मुझे क्या मिलता है, dx/dt क्या देगा मुझे, वेलोसिटी मिल जाता है। अगर ये स्लोप, अगर ये ग्राफ vt ग्राफ है, सब हमारे पास है डिटेल में, इसके स्लोप से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो क्या है कि ये सारा ग्राफ का जो आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन देता स्लोप ही है। ये अलग बात है कि उस स्लोप का मीनिंग फिजिक्स में बदलता जाता है। उसका जो नेम है, जाहिर बात है कि अगर ग्राफ पोजीशन टाइम होगा तो इसका स्लोप वेलोसिटी कहलाता है। अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच का है तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम का है तो उसका स्लोप जर्क कहलाता है। अगर ग्राफ मोमेंटम टाइम का है तो उसका स्लोप फोर्स देगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था डिफरेंशिएशन, हम लोग समझ लें कि डिफरेंशिएशन से कई चीज़ें हमें मिली है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, फोर्स, पावर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कई चीज़ें पढ़ेंगे कि डिफरेंट ग्राफ के स्लोप से हमें क्या क्या मिलता है। तो एनीवेज ये क्लियर हो गए थे कि डिफरेंशिएशन से मुझे स्लोप मिलता है और स्लोप के मीनिंग्स फिजिक्स में डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ्स ये चेंज होता रहता है। Now let us discuss about the integration and what is the use of integration. देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इंटीग्रेशन जो है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। यानी इसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर मुझे मिलता है, अगर उस आंसर को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो फिर मैं उस फंक्शन पे चलाऊंगा जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था। राइट, दैट मीन्स कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उस जो डिफरेंशिएटेड आया फंक्शन उसका इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर दी रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। समझिए सर, अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऐसे हो y वर्सेस x और वो ग्राफ सिंपली ये हो स्ट्रेट लाइन, अगर मुझे कहा जाए कि इसके अंदर का एरिया निकाल लीजिए आप, ये पार्ट मैं x1 से x2 कर दूं सपोज कर लीजिए, और ये हाइट आप मान लीजिए y है, कह सकते हैं। तो इसका एरिया कितना आएगा, अगर ये मुझे ये एरिया निकालना हो तो इट्स वेरी इजी। ये ऑब्वियसली आपका रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर जो भी बनेगा तो उसके हिसाब से क्या लिखेगा, ये वैल्यू यानी दिस इज x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, दिस इज x2 माइनस x1, और ये हाइट है y। तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है, विच इज इक्वल टू y इंटू x2 माइनस x1। क्लियर। इसी हिसाब से अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये ग्राफ कुछ ऐसा है लाइक दिस, और इसके नीचे का एरिया निकालना, यानी सपोज करिए कि ये x तक गया और ये हाइट उसकी जो है वो y, और मुझे ये एरिया चाहिए। ये एरिया भी निकालना बड़ा आसान है। इसका एरिया भी क्या होगा बताओ, दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ, ट्रायंगल है, दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है, तो हाफ बेस हो गया x और हाइट हो गया दिस। क्लियर। तो जो ग्राफ का शेप अगर वेल नोन है, जैसे जिसका मुझे अगर मालूम है, जैसे ट्रायंगल अगर आ जाए या स्क्वायर आ जाए या रेक्टेंगल आ जाए या ट्रेपीजियम आ जाता है, तो इसका एरिया तो हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो like this, ठीक है ना, and now this is a y is a function of x, और मुझे कहा जाए कि जरा ये इसका यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एरिया है वो आप निकालिए, यानी ये वैल्यू x1, ये वैल्यू x2, और मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। दिस होल एरिया इज रिक्वायर्ड। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? y का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए y के मैं दे दूँ, सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या e पावर x या log x, कुछ भी हो सकता है। यू हैव वेरियस फंक्शंस विथ यू, आपके पास इनफाइनाइट फंक्शंस हैं। तो कोई भी टिपिकल फंक्शन दे करके आपसे पूछ सकता है कि ज़रा इसका एरिया निकालिए, कुछ बाउंड्री दे देगा, या हो सकता है जस्ट बोले कि उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल के मुझे बताइए। तो इसके एरिया को निकालने का ये सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ही आपको देगा
जो रिक्वायर्ड एरिया है ये इंटीग्रेशन से ही आप निकाल पाएंगे। तो अब अगर समझ ऐसे कहा जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि भाई हम जब किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, तो आप बोलोगे फ्लैटली कि स्लोप मिलता है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन गिव्स यू स्लोप, और उस स्लोप का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में क्या क्या मिलता है। उस स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जर्क मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, कई सारी चीज़ें। डिफरेंट ग्राफ के स्लोप को आप निकालते जाइए, मीनिंग उसका बदलता करा जाता है, लेकिन रहता है वो स्लोप ही। इसी तरह से इंटीग्रेशन में क्या कहेंगे, आपसे कोई पूछा कि भाई इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलता है, तो इंटीग्रेशन से आपको मिलता तो एरिया है, लेकिन उस एरिया का मीनिंग भी फिजिक्स में जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो डिफरेंट ग्राफ्स के हिसाब से मीनिंग उसकी बदलती जाएगी। वो एरिया अलग अलग चीज़ देगी, जैसे स्लोप हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क वगैरह दे रहा था, उसी हिसाब से एरिया भी मुझे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेस, ये पोजीशन, इस तरह की चीज़ें वो देगा एरिया में। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहली बात तो ये कि अगर इसका एरिया निकालना है तो देखो एक मेथड क्या है आप समझ लो। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे कि पहले एक बहुत छोटा छोटा स्ट्रिप बना लीजिए। सपोज कर लीजिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने ऐसे लिया, इसका थिकनेस मैं ले रहा हूँ dx। dx इज क्या होगा, dx इज वेरी स्मॉल थिकनेस, और ये हाइट में ले रहा हूँ y1, ठीक है। इस तरह से आगे भी आप स्ट्रिप लोगे, है ना, इसका भी थिकनेस आप dx ले लो, ऑब्वियसली हाइट बदल गया तो यहाँ y2 लेंगे। इस तरह से आपके पास बहुत सारे स्ट्रिप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका भी थिकनेस dx और ये हाइट आप क्या ले लो y3 लाइकवाइज। और इन सारे स्ट्रिप्स के एरिया को जब हम जोड़ देंगे तब जाकर के मुझे उस पूरे ग्राफ के नीचे का एरिया मिलेगा। यानी अगर मुझे पूरा एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे आप कि आप जस्ट y1 dx प्लस y2 dx इस तरह से आप लिखेंगे, और जितने सारे यानी सारा आपको कवर कर लेना पूरा। तो छोटे 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 स्ट्रिप्स आप ड्रॉ करते जाओगे, और ऑब्वियसली स्ट्रिप्स का नंबर जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर होगा। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखोगे y dx I इज इक्वल टू 1 to n। इस ग्राफ में जो हम लोग एरिया निकाल रहे हैं ना, तो देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, जरा समझिएगा। मेरा ग्राफ कुछ ऐसे, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई स्ट्रिप लिया ऐसे, एक स्ट्रिप से दिखा दूं क्लियरली ताकि समझ में आ जाए। ये थिकनेस आपने ds लिया और हाइट आप ये ले रहे हैं, दिस इज y सपोज कर लीजिए, या y1 मान लिया आपने, y1 ही मान लेता। तो इसका जो एरिया आपने y1 dx लिखा है, जिसको आप a1 कह सकते हो, यानी पहले स्ट्रिप का एरिया, राइट। वो एरिया एक्चुअली आपको कहाँ से कहाँ तक मिला, वो एरिया कुछ ऐसा मिल रहा है। इसमें आप देखो गौर से, तो ये वाला जो पोर्शन है ये, और ये कर्व से जो वाला ये वाला पोर्शन, ये मिसिंग है, ये एरिया उसमें नहीं काउंट हो रहा है। बिकॉज आपने जो फॉर्मूला लगाया वो क्या है, ये फॉर्मूला रेक्टेंगल का है, और ऑब्वियसली अगर आप शेप देखोगे ये रेक्टेंगल तो है नहीं, ये पूरा ये कुछ अजीब सा शेप। तो जितना भी मैं स्ट्रिप ले रहा हूँ उसमें इस तरह का छोटा छोटा एरिया क्या है, ये मिसिंग है। इसी एरिया को इंक्लूड करने के लिए, यानी ये एरिया तो आप निकाल ही रहे हो, लेकिन साथ साथ इस एरिया को जो आप मिस कर रहे थे, इन सारे छोटे छोटे एरिया को इंक्लूड करोगे तब जाके ना पूरा एरिया निकलेगा। और इसी के लिए वो इंटीग्रेशन प्रोसेस को लाया जाता है। तो अब आप जब पूरा एरिया निकालोगे तो उसको लिखोगे कैसे आप, दिस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू ये प्रोसेस इंटीग्रेशन। ये बेसिकली ये क्या है, ये समेशन का साइन होता है। क्या है ये, दिस इज समेशन, है कि नहीं। समेशन के लिए बहुत सारे लोग एस भी यूज करते हैं, एस इज समेशन। इसी एस का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, जिसको आप इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। एस को आप बड़ा कर दो तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो बेसिकली इंटीग्रेशन भी एक तरह का सम है, इट इज ऑल्सो दिस समेशन। लेकिन इस समेशन में हुआ क्या है कि आप सबसे पहला काम क्या करते हो, dx की वैल्यू को इट टेंड्स टू 0, बिकॉज जितना बड़ा कीजिएगा ये उतना बड़ा एरिया यहाँ छूटता चला जाएगा। तो आपको ये स्ट्रिप बहुत ही छोटा छोटा लेना है, इतना छोटा कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। तो वैसे केस में ये पूरा ये वाला पोर्शन रिड्यूस होकर किस में आ जाता है, इंटीग्रेशन में। तो यहाँ मैं अब लिखूंगा दिस इज सिंपली y dx। अब ये है इंटीग्रेशन। अब इसमें जाहिर बात है कि आपको जो एरिया कवर करना होता है, जैसे मैंने इसमें क्या दिया था आपको, एरिया निकाला था इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के इस एंड पॉइंट तक। स्टार्टिंग पॉइंट था x1 और एंड पॉइंट था x2, यानी x1 से पहले का एरिया मुझे नहीं चाहिए था और x2 के बाद का एरिया मुझे नहीं चाहिए था। तो ये जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट्स। यानी एरिया जो आप निकालोगे तो आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो इसके लिए यहाँ कुछ लिमिट दिया जाता है। जैसे इसके में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा x1, और इस x1 का नाम है लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट। और कहाँ तक निकालना है, जो हायर लिमिट है जिसको आप x2 लिखोगे, इसका कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो कुछ केसेस में ये दिया हुआ नहीं रहेगा तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सिर्फ y dx निकालिए, इसमें लिमिट्स नहीं है, तो लिमिट्स नहीं होने की वजह से ये कहलाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन जैसे ही इसमें आप लिमिट दे दीजिएगा, जैसे यहाँ हमने लिमिट दे रखा है, तो अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इसमें इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू फिक्स हो गई। लेकिन इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा कि पीछे मुझे पता नहीं कहाँ तक जाएगा और आगे भी कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यानी उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड किया जाता है। वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा अल्टीमेटली इसी पे, तो दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल। और इनडेफिनिट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है, मैं बताऊंगा अभी सब कुछ। तो ये समझ में आ गया, यानी इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलता है ये क्लियर हो गया। इट गिव्स अस एरिया, डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप एंड इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया। अब फिजिक्स में उस एरिया का मीनिंग बदलता जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब जाहिर बात है कि जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कई फॉर्मूला लिखा था, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना नहीं है, वी आर गोइंग टू जस्ट यूज दोज फॉर्मूला इन फिजिक्स। इस तरह से इंटीग्रेशन का भी कई सारा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, उसे मुझे यूज़ करना है, मुझे डिराइव नहीं करना कि अगर y अगर x पावर n होगा तब इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या आने जा रहा है, y अगर e पावर x होगा तब इसका इंटीग्रेशन क्या आने जा रहा है। मुझे इसको डिराइव नहीं करना है, मैं जस्ट इसका फॉर्मूला लिखूंगा जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में लिखा था। आपको उसे याद कर लेना है और उसे यूज़ करना है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में, दैट्स इट। तो एनीवेज ये फिनिश हो गया, मतलब कि इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, इसे मैं मिटा दूँ। देखिए उस इंटीग्रेशन से मुझे मिलता क्या है, ये खुद ध्यान समझिएगा कि ताकि फिर मैं फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो कर ले जाते हैं। तो पहले आप समझिए कि मैं इधर लिखा रहा हूँ मैथ्स और इधर फिजिक्स, ताकि वो आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाए, क्लियर। तो देखिए होगा क्या कि जैसे इस केस में सपोज करिए हमारे पास कुछ कर्व ऐसा है y वर्सेस x, और ये कुछ ग्राफ है जिसका फंक्शन दे रखा है y इज ए फंक्शन ऑफ x, राइट। मुझे ये एरिया चाहिए, सपोज ये वाला x1 से x2, तो इसका एरिया आप निकालो कैसे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx है ना, y का जो फंक्शन दिया होगा वो लिख लेंगे आप यहाँ पे, और आप दे देंगे लिमिट, यानी कहाँ से कहाँ तक करना है, x1 से x2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हो गया एरिया। यही चीज़ अगर मैं फिजिक्स में यूज़ करूँगा तो क्या होगा ज़रा देखिएगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सपोज, ठीक है। इसमें कुछ ग्राफ ऐसे दे रखा है एंड दिस इज v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें मुझे लिमिट दिया गया है कि भाई आप इसका एरिया निकालिए, बताइए कि वो एरिया देगा क्या आपको, दिस इज t1 से t2 और मुझे ये एरिया निकालना है। तो जस्ट फॉलो दिस मेथड। मैथ्स में तो कंसेप्ट आपको मिलता है, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में स्लोप तो वैसे ही लिखा था जैसे मैथमेटिक्स में बताया गया था मुझे dy/dx, खाली जैसे से ये चीज़ बदलती थी उसको मैं यूज़ कर लेता था। अब देखो मैं यहाँ लिखूँगा इसकी, यहाँ भी एरिया ही निकालना मुझे राइट। इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन मैं दूंगा, यहाँ y और s का ग्राफ था तो मैंने लिखा था y dx, यहाँ v और t का ग्राफ है तो मैं लिखूंगा v dt। dx याद रखिएगा, dx छोटा छोटा जो स्ट्रिप आता था, तो यहाँ वो छोटा स्ट्रिप क्या आएगा, dt dt आएगा, dt इंटू वी, dt इंटू वी। यहाँ क्या आ रहा था, dx इंटू वाई, है ना। मैं जस्ट दिखा दूँ ताकि याद आ जाए आपको। इसमें क्या हम जो स्ट्रिप ले रहे थे तो ये dx था और ये y था, ये था ना। इसी को मुझे सम अप करना पड़ा, यानी है क्या बेसिकली, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए आप, उसका एरिया लिखे पहले y dx। तो ये y dx एरिया जो है वो क्या है, वो सिर्फ इस स्ट्रिप का है, लेकिन ऐसा ऐसा स्ट्रिप तो बहुत सारा आएगा ना, उन सारे स्ट्रिप्स को मुझे ऐड करना है, तो उसी ऐड के लिए फिर ये साइन दिया जाता है, यानी आप सारे स्ट्रिप्स को ऐड करो। तो ये समेशन है, ये एडिशन है, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, सम करना, जोड़ना। तो मुझे इन सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को जोड़ना है, तो मैंने एक स्ट्रिप का लिखा और फिर ये साइन दीजिएगा, भाई ऐसा ऐसा स्ट्रिप बहुत सारा आएगा। अच्छा वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, फिर वो लिमिट पुट कर देंगे, भाई वो लिमिट x1 से पीछे नहीं जाना है और x2 से आगे नहीं जाना है, तो लिमिट हो गया x1 टू x2। यही काम यहाँ करना है। तो यहाँ तो एरिया कैसे लिया था कि भाई इस एक्सिस पे x था तो ds लिया, छोटा सा एरिया। स्मॉल के लिए ds साइन यूज़ करते हैं, dx dy इस तरह से। तो स्मॉल लेंथ था तो dx था और हाइट थी y, इसमें y जा रहे थे। यहाँ क्या होगा बताओ, यही स्ट्रिप अगर मैं यहाँ लूँगा
तो क्या लिखूंगा, इस साइड आपका क्या है, टाइम एक्स है तो यहाँ लेना होगा dt, और इसमें क्या है v है, ये हाइट क्या हो जाएगा v। एकदम आसान है। तो इस स्ट्रिप का एरिया जब आप लिखोगे छोटे से स्ट्रिप का, तो क्या आएगा, दिस इज dt इंटू वी, यानी v इंटू dt। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप्स आएगा यहाँ से यहाँ तक में, तो आप उसके लिए सम करोगे, दिस इज इंटीग्रेशन। फिर उसने हमको लिमिट दिया कि भाई t1 से पहले नहीं जाइए, t2 से आगे मत जाइए, तो लिमिट भी पुट कर दी भाई t1 से t2। तो ये तो हमने जस्ट मैथमेटिक्स के इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये जो इसमें मेथड दिया गया था उसके हिसाब से मैंने लिख दिया कि भाई ये एरिया निकालने का ये तरीका है और ये फॉर्मूला। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो फॉर्मूला क्या क्या आता है, बट स्टिल अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ है कि ये आखिर देता क्या है। डिफरेंशिएशन में तो फौरन मालूम हो जाता है कि भाई dh/dt लिखते थे, मुझे मालूम था अच्छा dh/dt वेलोसिटी होता है, लेकिन अभी तक ये मुझे नहीं मालूम है कि ये देगा क्या मुझे। ये अगर हम निकाल लेते हैं एरिया, अगर मैंने इसका एरिया अगर निकाल लिया तो मुझे मिला क्या। तो अब उसको आगे समझिए। उसके लिए क्या होगा कि आपको जो डेफिनेशन हमने लिखाया था v का, उसको समझिए। अगर पार्टिकल x में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी जो होती है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, v बराबर dh/dt पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से, बल्कि ये याद रखिएगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा स्लोप से निकलेगा, है ना। वो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आप ड्रॉ करोगे इंस्टेंटेनियस स्लोप, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। अब आगे बढ़ो, देखो क्या होने जा रहा है। मैं इस dt को इधर ले आता हूँ, दिस इज v dt, और इस साइड क्या है, ये dx, राइट। अब इसको मैं जब ऐसे यूज करूंगा तो लेफ्ट साइड देखिए वही चीज आ रही है। सपोज कर लीजिए कि t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x1 और t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x2 है। तो ये चीज एग्जैक्टली यहाँ मैच कर गया, v dt t1 टू t2 t1 to t2, ये तो है, तो एरिया ही, एरिया हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि एरिया से आपको मिला क्या, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और यही चीज क्या कहलाती है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर मैं निकाल लूँ इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो उस केस में जो एरिया की वैल्यू आएगी वो एक्चुअली है क्या, वो उससे मुझे क्या मिला, तो ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो आप निकालोगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट वैल्यू इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंटरवल। t1 से t2 में जो डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल ने अटेन किया होगा या अचीव किया होगा, वो डिस्प्लेसमेंट देता है ये एरिया। अब यही मैं अगर इसको a dt कर दूंगा तो वो कुछ और देगा, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, राइट। इसे मैं मिटा दूं, एक बात तो क्लियर हो गई, कम से कम एक यूज तो आपको समझ में आया कि अच्छा एरिया से फिजिक्स में चीज़ें कुछ मिलती हैं। जैसे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा तो उसका एरिया अगर मैं निकाल लूँगा तो वो एरिया बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है। यानी द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स in a certain time interval gives the displacement of that particle in that given interval। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो कुछ रिलेशन मैं निकालने जा रहा हूँ कि कैसे आप यूज़ करोगे फॉर्मूला सीधा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा था, वैसे मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। पहले आप उसको नोट डाउन कर लेना, उसे याद कर लेना, तब जाके मैं उसे यूज़ करूँगा बेसिकली। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर y की वैल्यू x पावर n है, देन या इसको ऐसे लिखो कि इंटीग्रेशन x पावर n dx। मैं अभी सारा का सारा इंटीग्रेशन जो लिखाऊंगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रल में लिखाऊंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और प्लस यहाँ पे एक c लिखा जाता है। c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि उसमें ये डिफिनिट इंटीग्रल नहीं ना है कि वैल्यू आपकी फिक्स्ड आएगी, तो यहाँ एक अलग से कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है कि भाई जब आप यहाँ लिमिट्स पुट करोगे तो फिर ये c गायब होकर यूनिक कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ ये नहीं दिया है लिमिट्स, तो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड दी इनडिफिनिट इंटीग्रल, और उसमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दिया जाता है कि भाई देखिए ये डिफरेंट वैल्यू नहीं है, इसमें वो कांस्टेंट आएगा कुछ, वो कितना आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू। अगर आप दोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो एनीवेज ये फॉर्मूला नंबर 1 है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा x स्क्वायर dx की वैल्यू बताओ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन करो मैं, इसके हिसाब से बताओ कितना होगा। x पावर यहाँ n dx है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ x का पावर 2 है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, यानी आंसर हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस c, राइट।
इसी में आपसे कोई बोले कि जरा ये बताओ कि भाई रूट एक्स डी एक्स क्या होगा। तो रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ, इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स का पावर हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है पावर में। तो ये वैल्यू आ जाएगी ये कितना 3/2, यानी ये हो जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2। इसको सॉल्व करो तो नीचे 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 एक्स का पावर 3/2। तो इस तरह से आप बहुत सी वैल्यू लिख सकते हैं। यानी आपको कोई कहेगा भाई एक्स पावर -3 dx। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें n की वैल्यू जो होना चाहिए शुड नॉट बी इक्वल टू -1। उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। ऑब्वियस है कि अगर n की वैल्यू -1 कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फिर ये डिफाइंड नहीं रहा। तो अगर n की वैल्यू -1 होगी तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा। लेकिन अगर माइनस के अलावा कोई भी वैल्यू होगी पावर में तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? यह -3 है, इसके लिए क्या होगा देखो, एक्स का पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस c। क्लियर? दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ये कितना आएगा, एक्स पावर -2 बाई -2 प्लस c। आप इसको जैसे फॉर्म में लिखना चाहो लिख दो, दिस इज इक्वल टू -1 बाई, अब एक्स का पावर -2 ऊपर नीचे तो नीचे जाके स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस c, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज दी फॉर्मूला, ये इसका था फॉर्मूला नंबर 1 का। अब आइए 2-3 लगातार में लिखा दूँ। अगर n की वैल्यू -1 होती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स का पावर -1, एक्स पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x dx है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है, इसके लिए होता है log x प्लस c, log x 1/x dx से क्या होता है log x। थर्ड फॉर्मूला लिखिए e पावर x dx, ये हो जाएगा e पावर x प्लस c। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इंटीग्रेशन साइन x dx, ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, cos x dx ये हो जाएगा साइन x प्लस c, सेक स्क्वायर x dx ये हो जाएगा tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x dx ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। आप कह रहे होंगे कि साइन कॉस के पास आप सेक स्क्वायर कैसे आएगा, उसका रीज़न है tan x का अलग आएगा जो आपको अभी ज़रूरत नहीं जानने की। ये मैं जस्ट वैसे दिखा रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ देखिएगा कि मैंने जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है मैं सिर्फ उसी फंक्शन को लिख रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख रहा हूँ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, वही देखिए लिखा मैंने सेक स्क्वायर x ds का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, तो इट्स क्वाइट इजी। उसी तरह से यहाँ देखिए साइन x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है cos x, या cos x का साइन x का इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ये साइन x, cos x का इंटीग्रेशन साइन x। एकदम क्लियर है, एक एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। मैं फिर से बोला, देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ऐसे जा रहे हैं तो cos x, इधर से जब आएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, राइट। इस तरह से देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, दैट मीन्स माइनस sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x, माइनस sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x। तो साइन को तो आप इधर उधर कर सकते हैं ना, तो इधर का साइन उधर कर दीजिए, फिनिश, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कंसेप्ट, याद रखिएगा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा उसको इंटीग्रेट करो तो आप वापस में आ जाओगे, डिफरेंशिएशन राइट इंटीग्रेशन लेफ्ट, ऐसे वही मैं कर रहा हूँ। ई पावर एक्स का आपको याद होगा कि ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स ही होता था, तो उसका इंटीग्रेशन भी पावर एक्स ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं इसीलिए मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है मैं इसीलिए उसको लिखा रहा हूँ। एक और लिखो सेक एक्स टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, एंड द लास्ट वन एक और लिखा देता हूँ कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स
प्लस सी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।